हेलो दोस्तों आज की हमारी वीडियो में हम हिंदू लॉ का एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एसेंशियल कंडीशंस ऑफ वैलिड हिंदू मैरिज को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें सब्सक्राइब अभी पहले कर दें, फिर आगे वीडियो को देखें। तो इसके साथ साथ हमने अपना नया एक ब्लॉगिंग चैनल शुरू किया है, ब्लॉग विद ट्विंस, तो इसको भी जरूर सब्सक्राइब करें। इसमें हम अपनी लाइफ के डेली ब्लॉग्स डालते रहते हैं। और दोस्तों हिंदू लॉ के हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं, बहुत सारे टॉपिक पे वीडियोस बना रखी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वीडियो देख लेना जो भी आपको देखनी हो। तो इसके साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी दोस्तों अगर मैं एसेंशियल कंडीशन फॉर वैलिड हिंदू मैरिज की बात करूं तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का जो सेक्शन 5 है वो एसेंशियल कंडीशन की बात करता है। अर्थात अगर आप हिंदू हो और आप मैरिज करना चाहते हो, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर गवर्न हो रहे हो, तो आपको पांचों कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा जो सेक्शन 5 में दे रखी हैं। और अगर आप इन कंडीशंस को फॉलो किए बिना मैरिज करते हो, अर्थात आप कोई भी एक कंडीशन को चाहे फॉलो नहीं करते हो, तो आपकी मैरिज वैलिड नहीं हो सकती। आपकी मैरिज या तो वॉइड होगी या फिर वॉइडेबल हो जाएगी। कब वॉइड होगी कब वॉइडेबल होगी आपको लगता जाएगा पता जब मैं एक एक करके सारी एसेंशियल कंडीशन को डिस्कस करूंगा। तो ये 5 जो एसेंशियल कंडीशन है सेक्शन 5 के अंडर, तो जो सबसे पहली एसेंशियल कंडीशन है वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 के 1 में दी हुई है। तो पहली कंडीशन क्या है? मोनोगैमी की। तो मोनोगैमी सेक्शन 5 का सब सेक्शन 1 है, ये बोलता है कि अगर आप मैरिज करना चाहते हो तो मैरिज करते टाइम आपका कोई भी और आप शादीशुदा नहीं होने चाहिए, और अगर आप शादीशुदा थे भी तो आपका जो पार्टनर है वो जीवित नहीं होना चाहिए। जैसे आप लड़का हो और आप मैरिज करना चाहते हो तो आप ऑलरेडी शादीशुदा नहीं होने चाहिए, और अगर आप शादीशुदा थे भी तो आपकी वाइफ जीवित नहीं होनी चाहिए, वो मरी हुई होनी चाहिए, या फिर अगर वो जीवित है तो आपका उससे डाइवोर्स हो जाना चाहिए, मतलब आप बिल्कुल सिंगल होने चाहिए। तो जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो मोनोगैमी को अलाउ करता है। मोनोगैमी का मतलब होता है प्रैक्टिस ऑफ हैविंग वन स्पाउस ओनली। इसका मतलब होता है केवल एक ही पार्टनर होना, एक ही व्यक्ति से शादी करना। तो हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो मोनोगैमी को अलाउ करता है, लेकिन ये पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री को प्रोहिबिट करता है। पॉलीगैमी नहीं कर सकते आप। ये हिंदू मैरिज एक्ट पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री दोनों को प्रोहिबिट करता है, ये करने से मना करता है। पॉलीगैमी का मतलब होता है जब एक लड़का एक से ज़्यादा लड़कियों से शादी करता है, मतलब मैंने 2-3 लड़कियों से शादी कर ली, ये पॉलीगैमी है। वैसे ही पॉलीएंड्री का मतलब होता है जब एक लड़की एक से ज़्यादा लड़कों से शादी करती है, 2-3-4 लड़कों से शादी कर ली, वो होता है पॉलीएंड्री। तो जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है वो पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री को करने से मना करता है, रोकता है। आप केवल एक ही शादी कर सकते हो, अर्थात मोनोगैमी की बात करता है। अब अगर मैं बात करूं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की, अगर मान लो किसी ने मोनोगैमी नहीं की, अर्थात एक व्यक्ति ऑलरेडी शादीशुदा है और वो दूसरी शादी करने चला जाता है, दूसरी शादी कर लेता है, इवन दो पहली शादी उसकी बिल्कुल वैलिड है और उसकी वाइफ भी जीवित है, अगर लड़का है तो उसकी वाइफ भी जीवित है, ना कोई डाइवोर्स हुआ है, उसका पार्टनर बिल्कुल सही है, और वो दूसरी शादी कर लेता है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? तो मैरिज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो दूसरी मैरिज की जा रही है, पहली बात वो मैरिज वॉइड होगी, दूसरी मैरिज वॉइड होगी। वॉइड मतलब 0 होगी, दूसरी मैरिज की कोई वैल्यू नहीं होगी। दूसरी बात तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? मैरिज वॉइड हो जाएगी अगर पहली कंडीशन को नहीं माना तो। दूसरा, जो बंदा बाईगैमी कर रहा है, दूसरी मैरिज कर रहा है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, कोई भी, उसको जो है वो आईपीसी के सेक्शन 494 एंड 495 के अंदर पनिशमेंट हो सकती है। 494 जो है ये बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी मैरिड है और वो दूसरी शादी करता है और जिससे वो शादी कर रहा है उसको पता है ये बंदा ऑलरेडी मैरिड है, तो वो हो गया, वो 495 के अंडर आ जाएगा। उस बंदे को 495 के अंदर 494 के अंदर सजा होगी बाईगैमी करने के लिए। और अगर एक बंदा जो है वो ऑलरेडी मैरिड है और वो दूसरी शादी करना चाहता है, पर जो दूसरी शादी से लड़की है
या लड़का है कोई भी, मतलब अगर लड़की दूसरी शादी करने जा रही है तो लड़की क्या करती है, वो अपने पहले वाले पति के बारे में बताती ही नहीं है, अपनी पहली मैरिज छुपाती है और दूसरी शादी कर लेती है। वैसे कोई लड़का पहली मैरिज को छुपाकर दूसरी शादी कर लेता है तो वो 495 के अंडर पनिश होगा, तो उनको बाईगैमी के लिए लाइबल किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 17 है वो भी ऐसे व्यक्तियों को पनिशमेंट देने की बात करता है जो व्यक्ति बाईगैमी करते हैं, एक से ज़्यादा शादियां करते हैं, तो उनको पनिशमेंट की बात करता है। तो ये हो गया सारा मोनोगैमी में आप लिख लोगे। पर एक बात याद रखना, अगर एक व्यक्ति की पहली मैरिज, उसने एक मैरिज की पर वो पहली मैरिज उसकी वैलिड ही नहीं है, क्योंकि उसने हिंदू मैरिज की जो इसेंशियल सेरेमनीज होती हैं मैरिज की वो फॉलो ही नहीं की और ऐसे ही मैरिज कर दी नाम की, तो उसकी पहली मैरिज वैलिड ही नहीं मानी जाएगी, वॉइड मानी जाएगी। अगर एक व्यक्ति की पहली मैरिज वैलिड नहीं है, वॉइड है, और वो दूसरी शादी कर लेता है, तब उस व्यक्ति को बाईगैमी के लिए लाइबल नहीं किया जा सकता। ये सेम बात जो थी वो बोली थी डॉक्टर A.N. मुखर्जी वर्सेस स्टेट के केस में। ये 1969 का केस है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि अगर एक व्यक्ति ऑलरेडी मैरिड है पर उसकी पहली मैरिज वैलिड ही नहीं है, वॉइड है, और वो दूसरी मैरिज भी कर लेता है, तो उसकी दूसरी मैरिज वैलिड बन जाएगी, पहली वॉइड है, तो उस व्यक्ति को बाईगैमी के लिए लाइबल नहीं किया जा सकता, क्योंकि बाईगैमी के लिए लाइबल केवल तभी किया जा सकता है जब पहली वाली मैरिज जो है वो वैलिड हो, बिल्कुल सही हो, लॉफुल हो। अब हम दूसरी एसेंशियल कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं जो कि मेंटल कैपेसिटी से डील करती है। हाँ जी, तो अगर आप हिंदू हो और आप शादी करना चाहते हो तो आप ऑलरेडी मैरिड नहीं होने चाहिए। इसके साथ साथ दूसरी कंडीशन ये बोलती है कि आप पागल नहीं होने चाहिए, आप शादी करते टाइम बिल्कुल ठीक होने चाहिए, आपका दिमाग बिल्कुल सही होना चाहिए, अब आप अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए, मेंटली इल नहीं होने चाहिए। अगर आप पागल हैं, आपको पता ही नहीं है क्या शादी होती है, क्या शादी के बाद होता है, और आप शादी कर लेते हो तो आपकी मैरिज वैलिड नहीं हो सकती कभी भी। तो पहली बात तो ये है कि आप जो हैं वो पागल नहीं होने चाहिए, अर्थात आप मैरिज के लिए कंसेंट देने के काबिल होने चाहिए। हाँ मैं ठीक है, मैरिज क्या होती है आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, अगर मान लो आप किसी मैरिज के लिए कंसेंट देने के लिए काबिल हो, आप कंसेंट दे सकते हो, आपको पता है मैरिज क्या है, पर आप ऐसे मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहे हो, सफ़र करते हो, जिसके अंदर आप ना तो बच्चे पैदा कर सकते हो और ना ही आप मैरिज करने के लिए अनफिट हो, मैरिज करने के लिए आप फिट ही नहीं हो, तब भी आप पागल ही माने जाओगे और आप शादी नहीं कर सकते। और तीसरी बात, अगर आपको बार बार जो है इंसानिटी के अटैक आते हैं, बार बार पागलपंती के अटैक आते हैं, तो भी आप पागल ही माने जाओगे, आप शादी नहीं कर सकते। अगर आप कर लेते हो तो इसका इफेक्ट क्या होगा, तो जो मैरिज है आपकी, वो आपकी मैरिज वॉइडेबल मानी जाएगी। वॉइडेबल का मतलब क्या होता है, वॉइडेबल का मतलब होता है ए मैरिज विच इज वैलिड मैरिज व्हाट द पार्टीज हु इज एग्रीव्ड पार्टी कैन कैंसिल द मैरिज, कैन अवॉइड द मैरिज, कैन इनवैलिडेट द मैरिज। अर्थात मान लो मैं हूँ, मेरी मैरिज किसी पागल लड़की के साथ हो जाती है, शादी के बाद मुझे लगता है पता लड़की तो पागल है और मुझे लगता है पता ये पागल है, मैं कैसे रहूँगा, तो वैसे अगर मैं चाहूँ तो उस मैरिज को ख़त्म करवा सकता हूँ, कोर्ट में जाके मैरिज को इनवैलिडेट करवा सकता हूँ। पर अगर मैं चाहूँ तो मुझे उस लड़की से दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है ठीक है जैसी मर्जी पागल है कोई बात नहीं, मैं अपना जीवन यापन करूँगा, मैं उसकी साथ रहने लग पड़ता हूँ, मैरिज को ख़त्म नहीं करवाता हूँ, कोई मैरिज को जाके कोर्ट में नल नहीं करवाता हूँ, तो ऐसी मैरिज जो है वो वैलिड मैरिज की तरह ही ट्रीट की जाती है। जो भी राइट्स एंड ओब्लिगेशन वैलिड मैरिज के बाद जनरेट होती हैं वही राइट्स एंड ओब्लिगेशन वॉइडेबल मैरिज के बाद जनरेट हो जाती हैं। और अगर आपने वॉइडेबल मैरिज को ख़त्म नहीं करवाया है, कोर्ट में जाके नल नहीं करवाया है, और आप दूसरी शादी कर लेते हो, तो आप बाईगैमी के लिए लायबल हो गए। जैसे कि वैलिड मैरिज के बाद आप दूसरी शादी करके बाईगैमी के लिए लायबल होते हो अंडर सेक्शन 494 एंड 495। अर्थात अगर आप दूसरी भी शादी करना चाहते हो तो आपको पहले मैरिज को, वॉइडेबल मैरिज को ख़त्म करवाना पड़ेगा कोर्ट में जाके, तभी आप कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। तो मैरिज आपकी वॉइडेबल हो जाएगी। अब हम तीसरा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो कि एज ऑफ मैरिज से डील करता है। हाँ जी, तो अगर आप हिंदू हो और आप मैरिज करना चाहते हो तो पहली बात आप ऑलरेडी मैरिड नहीं होने चाहिए, पहले पॉइंट में पढ़ा। दूसरा, आप पागल भी नहीं होने चाहिए, अर्थात आप शादी के लिए कंसेंट देने के लायक हो, आपको पता हो क्या शादी है, क्या सही है, क्या गलत है। इसके साथ साथ आपकी एज भी होनी चाहिए शादी करने की। अगर आप लड़का हो तो आप या तो 21 साल की एज के हो या 21 साल से
ज़्यादा हो, 21 साल आपने कंप्लीट कर लिए हैं अगर आप शादी करना चाहते हो। और अगर आप लड़की हो तो आपकी जो एज है वो 18 साल होनी चाहिए या फिर 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। और इवन मैं आपको बता दूं कि 1978 में जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है इसमें अमेंडमेंट हुई थी, तब एज जो थी वो बढ़ाई थी। पहले एज थी लड़की के लिए 15 साल और लड़के के लिए 18 साल, अर्थात लड़की जो थी अगर वो 15 साल या 15 साल से ज़्यादा है शादी कर सकती थी, और लड़का जो है वो अगर 18 साल या 18 साल से ज़्यादा है वो शादी कर सकता था। लेकिन अब एज बढ़ा के 21 साल लड़के के लिए और लड़की के लिए 18 साल कर दी गई है। और अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर अगर मान लो कोई माइनर छोटी एज का बच्चा, लड़का 21 से कम हो लड़की 18 से कम हो, अगर वो मैरिज कर लेते हैं तो क्या होगा? अगर ऐसा कुछ भी होता है तो मैरिज का स्टेटस जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की बात करें उसके अंडर वैलिड रहेगा, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एक किस्म से साइलेंट है चाइल्ड मैरिज का स्टेटस को लेके, तो वो नहीं बताता वो क्या स्टेटस रहेगा उसका। पर जहाँ तो देखा जाए तो इम्प्लाइडली यही लगता है पता कि मैरिज वैलिड ही मानी जाएगी। पर हाँ, पनिशमेंट का प्रोविज़न दे रखा है कि पनिशमेंट होगी शादी करने वालों को। अगर वो शादी करते हैं तो बच्चे शादी करते हैं तो उनको पनिशमेंट हो सकती है, इवन उनके पेरेंट्स को भी हो सकती है। अगर पेरेंट्स करवाते हैं तो कितनी पनिशमेंट हो सकती है? 2 लाख रुपए तक का फाइन हो 1 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है, या फिर 2 साल तक की सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। मतलब 2 लाख रुपए तक का फाइन, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख तक का फाइन, और 1 लाख तक का फाइन और 2 साल तक की जेल, या दोनों हो सकते हैं। लेकिन जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का है, इसने जो है वो चाइल्ड मैरिज को वॉइडेबल घोषित किया है। जो इस एक्ट का सेक्शन 3 है वो चाइल्ड मैरिज को वॉइडेबल बताता है कि चाइल्ड मैरिज वॉइडेबल है। वॉइडेबल मतलब एक किस्म से वैलिड ही है, पर हाँ जो पार्टीज़ हैं उनके पास एक चॉइस है, वो चाहे तो कोर्ट में जाके मैरिज को ख़त्म करवा सकते हैं, अनल करवा सकते हैं, और उसके बाद वो दूसरी शादी कर सकते हैं। तो ये सेक्शन 3 बोलता है। दूसरी बात, एक क्वेश्चन आता है कि जो चाइल्ड है वो कब तक ख़त्म करवा सकते हैं। मान लो एक बच्चे की एज मैरिज जो है लड़की की वो 16 साल की उम्र में होगी, तो वो कब तक अपनी मैरिज को ख़त्म करवा सकती है? तो यही एक्ट बोलता है कि जब वो अपनी एक्चुअल एज ऑफ मेजोरिटी या चाइल्ड की मैरिज की, जैसे लड़की के लिए 18 साल, लड़के के लिए 21 साल, वो कंप्लीट होने के आगे 2 साल के अंदर करवा सकती है। फॉर एग्जांपल लड़का है वो अपनी मैरिज को ख़त्म करवाना चाहता है, तो वो जब 21 साल का हो जाएगा, 21 साल के बाद 23 साल होने तक वो मैरिज को कभी भी ख़त्म करवा सकता है, वॉइडेबल मैरिज को अनल करवा सकता है। मैरिज तो वॉइडेबल ही है, ये बात बोलता है चाइल्ड मैरिज एंड प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। और लड़की जो है वो 18 साल के बाद +2 कर लो, 20 साल तक अपनी मैरिज को ख़त्म करवा सकती है। और यही जो एक्ट है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, इसका जो सेक्शन 10 है वो जो पनिशमेंट की बात करता है। चाइल्ड मैरिज जो करवाता है, जो करते हैं, जो अबैट करते हैं, उनके लिए पनिशमेंट क्या है? 2 साल की इम्प्रिजनमेंट। अब हम डिस्कस कर लेंगे चौथा पॉइंट। हाँ जी गाइस, तो गाइस अगर मैं फोर्थ एसेंशियल कंडीशन की बात करूं वो है मैरिज मस्ट बी बियॉन्ड द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। अर्थात अगर आप हिंदू हो और आप शादी करना चाहते हो तो आप जो है वो प्रोहिबिटेड डिग्री के रिलेशनशिप, जो प्रोहिबिटेड डिग्री के रिलेशनशिप हैं, प्रोहिबिटेड डिग्री में आने वाले रिलेशनशिप हैं, उनमें आप शादी नहीं कर सकते। आप उनके बियॉन्ड शादी कर सकते हो, बाहर जाके शादी कर सकते हो। प्रोहिबिटेड डिग्री जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 3G में डिफाइन की गई है। प्रोहिबिटेड डिग्री का मतलब होता है जैसे कि आप अपने, अगर आप लड़का हो अपनी माँ से शादी नहीं कर सकते, माँ की माँ नानी से नहीं कर सकते, पड़ नानी नहीं कर सकते, से नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे माँ की तरफ जितनी भी माँ की चलेगी ऊपर, ये आगे आपके प्रोहिबिटेड डिग्री में। या फिर अगर आप लड़का हो तो आप अपनी चाची से शादी नहीं कर सकते, ताई से नहीं कर सकते, आप अपनी बुआ से शादी नहीं कर सकते, मासी से नहीं कर सकते, मामी से नहीं कर सकते। तो ये सारे प्रोहिबिटेड डिग्री में आती हैं। अगर आपको प्रोहिबिटेड डिग्री के बारे में अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से नॉलेज गेन करना है, पूरा कंप्लीटली जानना है, तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो में जाएं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्रोहिबिटेड डिग्री के ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाई है 18 मिनट की, वो सुनिए, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। पर यहाँ पे सिंपल आप ये लिख दो, सेक्शन 3G जो है प्रोहिबिटेड डिग्री से डील करता है, हम उसके बीच शादी नहीं कर सकते। और अब क्वेश्चन ये बनता है कि अगर हम शादी कर लेते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा? प्रोहिबिटेड डिग्री में शादी कर लेंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा? इफेक्ट क्या होगा? मैरिज जो है वो वॉइड हो जाएगी। मैरिज विल बी वॉइड अंडर सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट
सेक्शन 11 के अंडर मैरिज वॉइड हो जाएगी। वॉइड मतलब कोई वैल्यू नहीं है उस मैरिज की जो की है। इवन जो 2 कज़न ब्रदर्स हैं, भाई बहन, 2 कज़न सिस्टर ब्रदर हैं, वो भी शादी नहीं कर सकते। 2 ब्रदर्स के बच्चे शादी नहीं कर सकते, अगर वो करते हैं प्रोहिबिटेड डिग्री में आ जाएंगे। पर एक बात याद रखना, इफ़ द कस्टम इज़ अलोइंग यू, अगर कस्टम परमिट करता है, ये बात पक्का याद रखना, इफ़ कस्टम परमिट्स, अगर कस्टम आपको इजाज़त देता है और आप मैरिज कर लेते हो प्रोहिबिटेड डिग्री में आने वाले रिलेशनशिप के साथ, तब आपकी मैरिज वैलिड हो जाएगी। जैसे कि प्रोहिबिटेड डिग्री में बोला जाता है कि एक लड़का अपनी भाभी से शादी नहीं कर सकता, अगर उसके भाई की जो बहन है, वाइफ है, उससे शादी नहीं कर सकता। लेकिन हरियाणा के कई जगह में ऐसा होता है कि एक लड़का अपनी भाभी से भी शादी कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे कस्टम है। तो अगर कस्टम अलाउ करता है तब आप शादी कर सकते हो, आपकी मैरिज वैलिड होगी। पर अगर आपको कस्टम अलाउ नहीं करता और आप प्रोहिबिटेड डिग्री में शादी करते हो, तो पहली बात तो इफेक्ट ये होगा कि मैरिज वॉइड हो जाएगी सेक्शन 11 के अंडर। दूसरा इफेक्ट ये होगा कि शादी करने वालों को हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 18 सब सेक्शन बी के अंडर पनिशमेंट हो सकती है। पनिशमेंट कितनी है तो बता दूं कि आपको 1000 रुपये तक का फाइन देना पड़ सकता है, या फिर 1 मंथ तक की आपको जेल हो सकती है, या दोनों भी हो सकते हैं। अब हम लास्ट इसेंशियल्स का डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, तो गाइस लास्ट इसेंशियल करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है लाइक कर दें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ साथ गाइस अगर आपको नोट्स चाहिए हिंदू लॉ के, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें 9816492276। आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, पर ये इसके लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब मैसेज कर दें, आपको लग जाएगा पता क्या अमाउंट पे करना है। अब देखिए गाइस, बियॉन्ड स्पिंडा रिलेशनशिप ये लास्ट पॉइंट है। मतलब अगर आप मैरिज करना चाहते हो और आप हिंदू हो, तो आप स्पिंडाज रिलेशनशिप में मैरिज नहीं कर सकते। स्पिंडास रिलेशनशिप में जो भी स्पिंडास में रिलेशनशिप हैं उसके बियॉन्ड कर सकते हो, उसके बाहर जाके कर सकते हो। पर अगर आप स्पिंडास में आ रहे हो, मान लो मैं लड़का हूँ, मैं किसी लड़की से शादी करता हूँ और वो लड़की मेरी स्पिंडास रिलेशनशिप में आ रही है, तो मैं मैरिज नहीं कर सकता। अगर करता हूँ तो वैसे ही मैरिज मेरी वॉइड मानी जाएगी अंडर सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो स्पिंडा का मतलब क्या होता है? स्पिंडा का मतलब होता है सेम पिंडा। अगर 2 हस्बैंड वाइफ जो शादी करना चाहते हैं 2 लड़का लड़की, अगर वो सेम पिंडा से हैं, अर्थात उनके पूर्वज सेम है, जब जो एंसेस्ट्रल होते हैं, एंसेस्ट्रल अगर वो सेम हो, जो पिंडा से रिलेशनशिप है उसमें मेनली एंसेस्ट्रल को देखा जाता है। अगर 2 लड़का लड़की आपस में शादी करना चाहते हैं पर उनके पूर्वज, उनके एंसेस्ट्रल सेम हैं, तो वो आपस में शादी नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं तो मैरिज वॉइड हो जाएगी। जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है उसका सेक्शन 3 सब सेक्शन F जो है वो स्पिंडा रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। तो ये बोलता है जब हम स्पिंडास को ट्रेस करेंगे, तो मदर के साइड हम लोग 3rd जनरेशन तक जाएंगे, 3rd जनरेशन तक लेके जाएंगे मदर के साइड, इनक्लूसिव दिस पर्सन। मान लो मैं हूँ, मान लो मुनीश है ये, जो मेरी शादी करवानी है, तो जब मैं अपनी मम्मी के साइड जाऊंगा तो मैं 3 जनरेशन तक देखूंगा, अपनी मम्मी को देखूंगा और माँ की माँ को देखूंगा, नानी की देखूंगा, बस एक तीसरा ये मुनीश को हो गया। और जब फादर की तरफ देखना है मैंने, तो फादर की तरफ क्या करूँगा, मैं फादर को देखूंगा, फादर के फादर को देखूंगा, फादर के फादर के फादर को देखूंगा और फादर के फादर के फादर को देखूंगा। मतलब मदर की साइड 3 जनरेशन तक देखते हैं और फादर की साइड 5 तक देखते हैं। 1 2 3 4 5 हो गया। मतलब ये हुआ बोलने का, देखने का मतलब ये हुआ, मान लो कि लड़का लड़की शादी करना चाहते हैं, तो लड़की की जो मम्मी है उसकी तरफ 2-3 जनरेशन को देखेंगे, इंक्लूसिव गर्ल को इंक्लूड करके 3 जनरेशन तक देखेंगे, और फादर की तरफ 5 जनरेशन तक देखेंगे। वैसे ही मेरे में देखेंगे और देखेंगे हमारे पूर्वज तो सेम नहीं आ रहे। अगर हमारे पूर्वज सेम आ गए तो हम लोग शादी नहीं कर सकते। अगर हमारे एंसेस्ट्रल सेम आ गए तो हम मैरिज नहीं कर सकते। और अगर मैरिज कर लेंगे हम तो उसका इफेक्ट क्या होगा, मैरिज जो है वो वॉइड हो जाएगी अंडर सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर हम स्पिंडास में शादी करते हैं तो हमें जो है पनिशमेंट भी दी जाएगी। जो भी बंदा स्पिंडास में करता है उनको पनिशमेंट होगी। पनिशमेंट क्या होगी, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 3 के बी में पनिशमेंट दे रखी है। कितनी पनिशमेंट दे रखी है मैं आपको बता देता हूँ। जो पनिशमेंट है वो वही है, 1000 रुपये तक का फाइन हो सकता है, या फिर 1 मंथ तक की जेल हो सकती है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं, मतलब दोनों भी हो सकते हैं।
पर स्पिंडास में भी आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, अगर आपका कस्टम आपको अलाउ करता है, आपके पुराने समय से स्पिंडास में शादियां हो रही हैं, आपका जो कस्टम है वो आपको इजाज़त देता है, तब आप शादी कर सकते हो और आपकी शादी वैलिड होगी, आपकी शादी वॉइड नहीं होगी। तो ये हो गया बियॉन्ड स्पिंडा रिलेशनशिप। इससे बाद मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा, जो हमने सबसे पहला पॉइंट किया था मोनोगैमी वाला, मतलब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अलाउ द मोनोगैमी एंड प्रोहिबिट द बाईगैमी, पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री। उसमें आप 2 केस पक्का लिखना मोनोगैमी वाले में कि क्या होगा अगर एक हिंदू है वो अपना धर्म कन्वर्ट कर दे, मुस्लिम बन जाए और दूसरी शादी कर ले। अब मुसलमानों को तो 2 से ज़्यादा शादियाँ अलाउड हैं, 1 से ज़्यादा वो 4 शादियाँ कर सकते हैं, उनको अलाउ होता है मुस्लिम्स को। पर मान लो एक हिंदू है, वो सोचता है मुझे 2 शादियाँ करनी है, वो एक शादीशुदा है पहले से और वो अपना धर्म कन्वर्ट करता है, मुस्लिम बन जाता है और दूसरी शादी कर लेता है, तो उसके धर्म में क्या उसकी दूसरी मैरिज वैलिड मानी जाएगी या वॉइड मानी जाएगी, क्या माना जाएगा? तो सबसे पहला जो केस है वो है सरला मुडगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995। तो इस केस में ऐसे हुआ था, एक व्यक्ति ऑलरेडी शादीशुदा था, हिंदू था और दूसरी शादी करना चाहता था, उसने अपना धर्म कन्वर्ट किया और दूसरी शादी कर ली और बाद में उसके ऊपर केस चला किसका, बाईगैमी का, कि उसने बाईगैमी की है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने यही क्वेश्चन आया कि क्या इसको बाईगैमी माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला कि अगर कोई भी हिंदू अपना धर्म कन्वर्ट करके मुस्लिम बनता है दूसरी शादी करने के लिए, तो उसकी दूसरी शादी पहली बात तो वॉइड मानी जाएगी, 0 मानी जाएगी और उसको बाईगैमी के लिए लायबल किया जाएगा अंडर सेक्शन 494 एंड 495 एज द केस में भी आईपीसी के सेक्शन के अंदर सजा मिलेगी। तो सेम फिर दोबारा से क्वेश्चन रेज हुआ सुप्रीम कोर्ट के पास 2000 में, किस केस में, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। इसमें भी यही बात बोलेगी कि सर जो मैरिजें 1995 से पहले हो रखी हैं, जो सरला मुडगल वाले केस का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वो तो 1995 में दिया था, 1995 में दिया था, पर क्वेश्चन ये था कि जो मैरिजेज 1995 से पहले हो रखी हैं कि क्या उसके ऊपर ये जजमेंट अप्लाई होगी या नहीं होगी। अर्थात मान लो एक बंदे ने 1980 में शादी कर रखी है या 1992 में शादी कर रखी है, ऐसे ही पहले हिंदू था, धर्म कन्वर्ट किया, मुस्लिम बना और दूसरी शादी कर ली, तो क्या उसको भी सज़ा होगी, उस केस में भी बाईगैमी माना जाएगा और उसकी दूसरी मैरिज वॉइड होगी। तो ये क्वेश्चन रेज हुआ लिली थॉमस वाले केस में। तो कोर्ट ने बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में जजमेंट दी थी सरला मुडगल के केस में और बोला था कि दूसरी मैरिज वॉइड हो जाएगी और बंदा बाईगैमी के लिए लायबल होगा अगर कोई व्यक्ति हिंदू जो है वो मुस्लिम बन के दूसरी शादी करता है, ऐसा करता है। तो ये कोई सुप्रीम कोर्ट ने नया लॉ नहीं बनाया था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एग्जिस्टेंस जो लॉ था उसको इंटरप्रेट किया था। तो इसलिए जो है जितनी भी मैरिजेज 1995 से पहले हुई हैं, जितनी भी, उन सभी के ऊपर सरला मुडगल जजमेंट का अप्लाई होगी, लॉ अप्लाई होगा और सभी को बाईगैमी के लिए लायबल किया जाएगा जिन्होंने ऐसा किया है, 2 मैरिजेज की हैं अपना धर्म कन्वर्ट करके। तो ये बात आप वहाँ लिख लेना मोनोगैमी वाले पॉइंट में। तो मेनली हमने जाना कि हिंदू मैरिज एक्ट ये सेक्शन 5 के अंदर 5 कंडीशनें आती हैं। स्पिंडा रिलेशनशिप वाली अगर आप कंडीशन को डिटेल में जानना चाहते हो तो हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई है 20 मिनट की, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लेना, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और हमारे चैनल लॉ विद ट्विंस को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।